नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्य के तहत हम लोगों ने रासो साहित्य का अच्छे से अध्ययन कर लिया। आइए देखते हैं लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत बातें। लौकिक से तात्पर्य क्या समझते हैं? यानी ये समझना है, अच्छा लौकिक में आप जानते हैं ये बनता है लोक धन इक से बनेगा क्या? लौकिक। यानी लोक में इक प्रत्यय जुड़ रहा है ना, यहाँ संधि वाला कार्य मत सोचिएगा, यहाँ प्रत्यय से चल रहा है शब्द ना। जैसे मूल धन इक बराबर मौलिक, विज्ञान धन इक बराबर वैज्ञानिक। तो बात समझ गए होंगे। वैसे आप जानते होंगे अमीर खुसरो का नाम तो बताने की कोई जरूरत नहीं, बहुत चर्चित नाम है। अमीर खुसरो के बारे में क्या जानते हैं? तो जो चीजें नहीं जानते, जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बराबर, उसको देखा जाए। अच्छा देखिए, अमीर माने तो जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं। अमीर माने धनी ना। और खुसरो माने क्या होता है? खुसरो, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वा की धार, पंक्ति पता है? अच्छा, खुसरो की पंक्तियां भी बहुत चर्चित हैं। आप ये जानते होंगे खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में और मृत्यु 1325 ईस्वी में। तो जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ हुई है? चलेगा, देखिएगा गौर। खुसरो माने होता है राजा या बादशाह, समझ गए होंगे ना। यानी अमीर राजा समझिएगा। खुसरो ऐसे नाम नहीं पड़ा, अमीर खुसरो। और अमीर की उपाधि इनको कौन दिया है तो जानते होंगे, इतिहास थोड़ा बहुत अध्ययन करके स्टडी किए होंगे। तो खुसरो का अर्थ क्या होता है? राजा, समझ गए होंगे। और अमीर माने समझते ही होंगे। अब खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई है। लेकिन जन्म स्थान के बारे में कुछ एग्जाम में पूछे गए बराबर, तो इसे ध्यान दीजिएगा। एटा के पटियाली गांव। अब एटा के पटियाली गांव, इस समय एटा क्या है, कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा। जानते हैं कि नहीं आप लोग? एटा के बारे में क्या जानते हैं? एटा से कटकर कौन सा जिला निर्मित हुआ है, किसी को पता है? 2008 में एटा से कटकर कासगंज का निर्माण हुआ था ना। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तो जानते होंगे कितने जिले हैं। ये देखिए लिखा गया अब उत्तर प्रदेश में। अब कहीं अब यहाँ लिखा गया है। अब समझिए जिस समय, अब उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश को किस नाम से पहले जाना जाता था, बाद में उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश का कौन, मतलब कब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये सब कुछ जानते होंगे आप लोग। अब देखिए कि आप उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं, और अगर उस तरीके से भी नहीं रह रहे तो आप समझिएगा फिर भी उत्तर प्रदेश को जानने की बहुत आवश्यकता बनती है। उत्तर प्रदेश में अदर राज्यों की अपेक्षा कुछ सीटों की मात्रा अधिक है, ये भी आप जानते होंगे, इसलिए बता रहे थोड़ा। तो आप देखिएगा एटा के पटियाली गांव, एटा के, अब एटा नहीं जानते तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैप में आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा एटा कहां पड़ता है। ठीक है, एटा देखिएगा, यहाँ एटा के बारे में ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ देखिएगा एटा जो है आपका यहाँ पड़ रहा है, ये है एटा, देख रहे हैं एटा। इसके देखिएगा बगल फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद जानते होंगे महादेवी वर्मा के बारे में, अगर कोरिलेट किया जाता है तो आप समझ जाते हैं। बगल देखेंगे फर्रुखाबाद के बाद मैनपुरी है। फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिर देखे होंगे यहाँ इसके बगल, फिर यहाँ देखिए एटा के बाद हाथरस है, अलीगढ़ है, यही देखिए मथुरा है। अब यहाँ देखिएगा हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद। यहाँ देखिए आगरा भी इससे सटा है ना। आगरा, आगरा के बारे में भी जानते होंगे। आगरा की स्थापना कौन किया है? देखिए आगरा यही है, आगरा है, और फिर यहीं से सटा हुआ एटा दिख रहा है, फिर यहाँ फिरोजाबाद है, फिर यहाँ आप हाथरस देख सकते हैं। अब देखिएगा एटा, इसलिए बताएं एटा से देखिए यही कासगंज अलग हुआ है। बात समझ, 2008 में किस में आप लोग को जानकारी होगी, चलेगा। एटा यही है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आप समझ गए, इसके बारे में बता रहे हैं। अब किसका जन्म है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम, क्या कहा जाता है अमीर खुसरो को? खड़ी बोली का, देखिए लिखा गया है, अमीर खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे अमीर खुसरो को। यानी खड़ी बोली का प्रथम कवि, यानी जो हम लोग खड़ी बोली में बात करते हैं, या जो परीक्षाएं देकर आकर देते हैं, लिखते हैं, इंटरव्यू इत्यादि देते हैं खड़ी बोली में, हिंदी में, उसके प्रथम कवि अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप किसको बताएंगे? अमीर खुसरो को। अब देखिएगा ये 1253 कितना साल हो गया वर्तमान समय में? 2000 क्या चल रहा है, 22। अनुमान लगाइएगा, अगर इसको आप 1300 मान लीजिए, 13 7 2000, यानी 7 साल उधर, यानी 2000 उधर हो जाएगा, और इधर आपका कितना चल रहा है? 2000 कितना, 22,
यानी 722 के लगभग। देखिए इतने साल बाद भी अमीर खुसरो बहुत फेमस हैं। इनकी कविताएं, इनके मतलब जो कव्वाली आज भी गाई जाती है। इनकी कव्वाली का तर्ज भी बहुत देखे होंगे आप। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, सुने होंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। समझ गए, पंक्तियां बहुत बार एग्जाम में कुछ जगह पूछी गई हैं। लोग कव्वाली भी इस पर तर्ज पे गाते हैं, तो कव्वाली है ना, बात समझ रहे हैं। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये भी पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। समझिए उस समय कविता लिख रहे हैं जिस समय शासन किसका है, 1253 ईस्वी में। समझ गए होंगे। खड़ी बोली का प्रयोग चल रहा है उस समय, भाषाओं को लेकर कितना मतभेद रहा होगा भाषा को, इस बात को समझ गए होंगे। तो अब समझिएगा, एटा के पटियाली गांव में किसका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन। अबुल हसन, ध्यान दीजिएगा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, जानते होंगे, दिल्ली। प्रसिद्ध इतिहासकार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन है, एक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, नाम जानते होंगे अगर जो लोग हिस्ट्री का अध्ययन किए होंगे। अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कवियों का राजकुमार, कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो किसे बताएंगे, अमीर खुसरो को। किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। यानी अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार या महाकवि की उपाधि दी। ध्यान देना है, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तानी तूती यानी तोता समझिएगा भाषा में ना, यहाँ तूती लिखा गया है। एक आते इनकी तूती बोलती है ना, तो ये समझिएगा अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है, यानी इनको तूतीय हिंद कहा जाता है। बात समझ गए होंगे। और उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि तो कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने 11 राजाओं का आरोहण और अवरोहण समझिएगा, यानी गद्दी पर बैठते 11 शासकों को देखा। अनुमान लगाइएगा कितना लंबा कार्यकाल लोगों का इन्होंने देखा, कितने राजा मार काट करके सिंहासन पर बैठे, उन सबका अनुभव इनके पास जुड़ा हुआ है। आगे देखिएगा, इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए, अमीर खुसरो के गुरु का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है परीक्षाओं में, निजामुद्दीन औलिया। औलिया माने क्या होता है, अच्छा निजामुद्दीन तो नाम हो गया, औलिया माने आपसे पूछा जाए औलिया का क्या अर्थ होता है, तो क्या बताएंगे औलिया का क्या अर्थ होता है। औलिया माने जानते होंगे, क्या बताएंगे आप लोग, औलिया माने सिद्ध संत और बोलिएगा क्या, फकीर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी औलिया माने सिद्ध संत समझिएगा, मुसलमानों में जो कहे जाते हैं, यानी फकीर जिसे कहा जाता है। तो बात समझ गए, निजामुद्दीन औलिया। औलिया, अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है, तो औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद का नाम सुने हैं, उनके शिष्य थे। अब ये समझिएगा, और ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। चिश्ती संप्रदाय भारत में कब स्थापित हुआ है, या भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कौन किया है, जिनको क्या कहा जाता है, गरीबी नवाज, किसको कहा जाता है बताइएगा। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में 92 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं, और उन्हीं ही भारत में चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संघ की स्थापना करते हैं। बस समझ गए होंगे, चलेगा। अमीर खुसरो के बारे में इतनी बातें जाने, आइए आगे देखते हैं अमीर खुसरो से संबंधित और क्या परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए अब हम लोग अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो की जो चर्चित रचनाएं हैं उसके बारे में यहाँ देखा जा रहा है। वैसे इनकी रचनाएं 100 से ज़्यादा मानी जाती हैं, कुछ लोग 100 मानते हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछी गई उसके बारे में देखा जाए। देखिएगा, इनकी रचना है खालिक बारी। एक प्रश्न कई बार पूछा खालिक बारी कैसी रचना है, तो आप समझेगा हिंदी फारसी शब्दकोश है। क्या है, हिंदी फारसी शब्दकोश। बस समझ रहे हैं ना, हिंदी फारसी शब्दकोश है। कौन सी रचना, खालिक बारी। अगला है नूह सिपहर। नूह सिपहर, ये भारतीय बोलियों का वर्णन इसमें किया गया है, भाषा विज्ञान समझिएगा। भारतीय बोलियों का वर्णन इसमें है। जैसे भारतीय बोलियां आप जानते ही होंगे, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कौन कौन, समझ गए होंगे। भाषा विज्ञान, यानी इसमें भाषा विज्ञान से संबंधित, यानी जहां बोली का अध्ययन किया जाएगा तो व्याकरण संबंधी बातें आई जाती हैं। अगली रचना है आवाज ए खुश रवि। संगीत प्रधान रचना है, यानी कैसी रचना है, संगीत प्रधान रचना है। ध्यान देना है, संगीत प्रधान रचना है। अगली रचना है हालात ए कन्हैया। कन्हैया जानते होंगे, बताने कोई नहीं, भक्ति संबंधी बातें कुछ आएंगी। अगर नजरान ए हिंदी। नजरान माने, नजराना माने क्या होता है, नजराना बताइएगा। अगली रचना है पहेलियां। पहेली तो जानते होंगे,
अमीर खुसरो की पहेलियाँ तो आप, हमें लगता है प्रारंभिक कक्षाएं जब प्राइमरी में पढ़ते थे, प्राथमिक में, तो भी आप कुछ रचनाएं मिलती हो, जैसे पढ़े होंगे एक रचना, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थालवा फिरे, मोती उसके एक न गिरे। बताइए क्या है? बस समझ गए, पहेलियां माने बुझनी, जो आप कहते हैं गाँव में, सुने होंगे ना। इसकी भी इन्होंने रचना की, यानी काफी सरस। दो सुखने, अब कहेंगे दो सुखने क्या होते हैं, तो दो सुखने के बारे में आप जानते हैं, दो सुखने क्या होते हैं? दो सुखने के बारे में आपसे बताया जाए, ऐसे समझिएगा, जैसे उसका उत्तर एक ही होगा। दो सुखने में जैसे कि आपको मैं प्रश्न बोल रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। ब्राह्मण प्यासा क्यों, यानी ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, उसका उत्तर एक ही होगा। बताइए क्या होगा? लोटा ना था। यानी ब्राह्मण इसलिए प्यासा रह गया कि लोटा नहीं था, पानी नहीं पिया, और गधा इसलिए उदासा था क्योंकि वो लोटा नहीं था। लोटना माने जानते होंगे, जो लोट कर नहीं खाते, एकदम लोट कर बैठे हैं क्या। एक प्रश्न और कर रहे हैं, समझ जाएंगे दो सुखने। रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। सभी का उत्तर एक होगा। बताइएगा, दिमाग लगाइए। फेरा ना था। रोटी को अगर आप नहीं फेरेंगे तो जल जाएगी। और पान क्यों सड़ा, देखते होंगे पनवाड़ी जो होता है रोज पान को फेरता है ना, ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर, जब सुबह सुबह होता है। और घोड़े को अगर जो फेरा लगाया जाता है, अगर फेरा ना किया जाएगा तो वो भी अड़ जाएगा। तो फिर वही प्रश्न, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, तीनों का एक आंसर होगा क्या, फेरा ना था। तो समझ गए, इसी को कहा जाता है सुखने। अब मुकरियां किसे कहा जाता है, मुकरियां के बारे में समझिएगा। जैसे एक मुकरी मैं आपको सुना रहा हूं। नित मेरे घर आवत है, रात गयो फिर जावत है, फसत अमावस्या गोरी के फंदा, हे सखी साजन ना सखी चंदा। ये क्या है? आपसे कहा जाएगा मुकरी है, हे सखी साजन ना सखी चंदा। अच्छा, ढकोसला भी इनका एक फेमस है। ढकोसला जानते हैं? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। समझ गए, ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। अब आगे देखा जाए गजल, इनकी गजल भी फेमस है। ऐसे कुछ विद्वान तो इनको गजल के रूप में देखते हैं, प्रारंभ गजल करता। कुछ लोग कबीर को मानते हैं। कबीर की एक शेर या गजल आपको मैं बता रहा हूं, देखिएगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आजाद इस जग में हमें दुनिया से यारी क्या। ये कबीर की पंक्ति थी, लेकिन गजल अमीर खुसरो ने भी लिखा है। अमीर खुसरो की गजल प्रमुख कौन है, आप ये जानते होंगे, काफी चर्चित बातें हैं। और गजल के रूप में अगर आपसे कहा जाए, हिंदी गजल सम्राट किसे कहा जाता है? आपसे कहा जाए हिंदी गजल सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप किसको बताएंगे? हिंदी गजल सम्राट बताइएगा, किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार। कौन? दुष्यंत कुमार। इनकी रचना का नाम बताएंगे आप लोग, बहुत चर्चित है, एग्जाम में पूछी गई है। साये में धूप। साये में धूप कुछ एग्जाम में पूछी गई रचना है, ध्यान दीजिएगा। साये में धूप, नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर बता रहे हैं। साये में धूप इनकी बहुत चर्चित रचना है। साये में धूप, ध्यान देना है। एक आपको पंक्ति हम बता रहे हैं, रचना बताइए किसकी पंक्ति है। ठीक, अपने मन में यूं अचानक, अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। समझ गए होंगे ये पंक्ति किसकी है, बताइएगा। कुंवर बेचैन की। किसकी है? कुंवर बेचैन। ये भी हिंदी गजलकार के रूप में देखे जाते हैं। कुंवर बेचैन, यानी चैन समझ रहे होंगे ना, बेचैन बिना चैन के हो गए हैं, तो बात समझ गए होंगे। तो अब समझिएगा, इनकी रचना आप जानते हैं क्या है? कुंवर बेचैन की रचना शामियाने, लिखिएगा इनकी रचना, चलिए लिखिएगा, आप लोग बता रहे हैं, लिखिएगा शामियाने कांच के। यानी आपको क्या लिखना है, इनकी रचना लिखिएगा, यही है, शामियाने
कांच के, किसकी रचना है? कुंवर बेचैन की। सामियाने कांच के। सामियाना माने क्या होता है बताएंगे? सामियाना माने, सामियाना माने तंबू, ठीक है ना। अब सोचेगा कवि ने क्या सोचकर लिखा। सामियाने, नोट कर लीजिए, कांच के। इनकी और कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप अगर नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रस्सियां पानी की। समझ गए होंगे कैसी रचना है। रस्सियां पानी की कैसी होती हैं, यही प्रेम के बारे में लिख रहे हैं आगे। और महावर इंतजारों का, महावर माने जानते होंगे, महावर, महावर क्या होता है? एक पंक्ति पढ़े होंगे, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ईड़ी मीढ़त जाए। कौन सा अलंकार है? कुछ जगह एग्जाम में पूछा गया, तो महावर समझ गए होंगे, महावर शब्द है, चलेगा। तो अब ये समझिएगा, अमीर खुसरो की ये रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की एक रचना मतलब पंक्ति बहुत चर्चित है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश, या चहुओर कहीं कहीं पंक्ति आती है। तो ये समझिएगा, उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर पंक्ति कही थी। कई बार एग्जाम में पूछा किसने कहा है और कब कही गई है, तो बात समझ गए होंगे। आइए अब हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगले रचनाकार के रूप में थोड़ा देखते हैं जो चर्चित पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग विद्यापति के बारे में देखते हैं कि जो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यापति के। अच्छा, विद्यापति के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यापति, तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति के जन्म के बारे में पहले समझ लीजिएगा। विद्यापति का जन्म, जो शुक्ल इत्यादि लोग हैं यानी जो विद्वान हैं, वो 1350 ईस्वी से 1450 इनका जीवन काल, लेकिन बच्चन सिंह 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 साल का अंतर है, उतना आप अनुमान लगा के समझ लेंगे। यहाँ देखिएगा जन्म इनका कहाँ हुआ, बिहार प्रांत के दरभंगा जिले, यानी बिहार जानते होंगे, वहाँ दरभंगा भी जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना थोड़ा बहुत भारत के बारे में रह के तो स्टडी करना ही चाहिए। जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। अगर पूछा जाए इनके गुरु का क्या नाम है, तो आप बताएंगे पंडित हरि मिश्र। किसके गुरु? विद्यापति। ध्यान देना है, विद्यापति की उपाधि देखिएगा, कई उपाधियां इनको मिली हैं। अब इनके बारे में, उपाधियों के बारे में जानिएगा। मैथिल कोकिल। अब मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? अच्छा, अगर कहा जाए भारत की कोकिला किसे कहा, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? वैसे समझिएगा, इनको कहा जाता है मैथिल कोकिल, यानी मैथिली भाषा है ना, मैथिली भाषा किसके अंतर्गत आती है बताइएगा? हाँ, जैसे हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। कौन कौन? उसी एक उपभाषा में मैथिली आती, जिसमें 3 नाम आते हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब इसे बताइएगा, फिर देखते हैं कि आपको कितना याद है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसको कहा जाता है मैथिल कोकिल? आप बताएंगे विद्यापति को। ध्यान देना है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। जयदेव के बारे में जानते होंगे, जयदेव के बारे में क्या जानते हैं? इनको अभिनव जयदेव, अभिनव माने नया, वर्तमान के, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि। ये कौन कहा है? ध्यान देना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानते होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। किनको? किसको? विद्यापति को। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि, और इनकी उपाधि कवि शेखर भी है। कवि शेखर, शेखर से मतलब समझते होंगे, शेखर माने ये चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा है, शिखर यानी शेखर पर जिसकी, चलेगा। कवि कंठहार किसको कहा जाता है? विद्यापति को। जातीय कवि किसने कहा है? विद्यापति को। यहां देखिएगा डॉक्टर बच्चन सिंह, नहीं बच्चन सिंह, यहां याद समझ लीजिएगा, बच्चन सिंह इनको क्या कहते हैं? जातीय कवि कहे हैं। किसको? विद्यापति को। अगर आपसे और प्रश्न पूछा जाए विद्यापति किस संप्रदाय के कवि हैं, तो आप समझिएगा शैव संप्रदाय के कहे जाते हैं। लगता है भक्ति से ऐसे। अब मैथिल कोकिल की जो उपाधि है, इनकी किस रचना पर दी गई, आइए आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, तो फिर आगे चर्चा की जाएगी। आइए अब हम लोग देखते हैं विद्यापति की रचनाएं, यानी विद्यापति की जो चर्चित रचनाएं हैं इनके बारे में
देखा जाए क्या है, देखिएगा इन्होंने संस्कृत भाषा में जो रचना की है उसके बारे में देखा जाए। शैव सर्वस्व सार, वैसे इनकी रचना के बारे में कुछ लोग ये चर्चा मिलती है कि इन्होंने 14 रचनाएं लिखी हैं। कितनी रचनाएं? 14 रचनाएं। लेकिन जो प्रमुख बातें हैं उसको ध्यान देना है। ध्यान देना यहाँ क्या है, शैव सर्वस्व सार, ये संस्कृत की रचना है। तो शैव माने जानते होंगे, शैव किसे कहते हैं, जानते ही होंगे। सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, ध्यान देना है। अगर दुर्गा भक्त तरंगिणी, अगली रचना है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये संस्कृत में लिखी गई रचना है। विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत, अब ये समझ गए होंगे रचना, ये संस्कृत में लिखी गई रचनाएं हैं। बस आगे देखा जाए, अवहट्ट भाषा में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अवहट्ट भाषा में कौन कौन रचना लिखी गई है, इसके बारे में अगर आपसे कहा जाए तो आप 2 रचना बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बताइएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। किसको बताएंगे, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अच्छा, कीर्ति लता क्यों फेमस है, इसमें बीच बीच में गद्य का प्रयोग किया गया है। अगर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने गद्य के रूप में जो में देखी जाती हैं, जहाँ से गद्य का कुछ विकास होता है, वहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। यह जो कीर्ति लता है, भृंग और भृंगी संवाद के रूप पर आधारित लिखी गई रचना, यानी किस पर आधारित है, भृंग भृंगी संवाद पर आधारित रचना। कौन से, कीर्ति लता। अच्छा ध्यान देना, इसमें कीर्ति लता में जौनपुर का वर्णन आता है, जौनपुर। लेकिन जौनपुर का वर्णन तो विद्यापति ने किया है, लेकिन यहाँ कहीं जौनपुर नदी में, जौनपुर में कौन सी नदी है, हाँ चलिए बहुत अच्छी, गोमती बात। अब बताएं, गोमती, मती माने जानते होंगे और गो माने गाय, तो समझ गए होंगे, गोमती। और इन्होंने कहीं भी कीर्तिलता में गोमती का वर्णन नहीं किया है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि लगता है कि विद्यापति कभी जौनपुर नहीं गए थे। वो कहते हैं जैसे कोई बनारस जाए और गंगा का वर्णन ना करे, वहाँ आरती तो बहुत चर्चित है ना बनारस में, गंगा की आरती आप जानते होंगे, और अगर कोई गंगा का वर्णन ना करे तो इसका मतलब बनारस गया ही नहीं। वैसे ये बताते हैं कि लगता है कि वो जौनपुर नहीं है जिसका ये वर्णन करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन आता है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर गोमती नदी का वर्णन नहीं मिलता। अगली रचना है कीर्ति पताका। अच्छा ध्यान देना है, कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता बताइएगा किसके प्रशंसा में लिखी गई, किस विद्यापति किसके दरबार में रहते, किसके दरबारी थे, यानी कीर्ति सिंह और शिव सिंह। तो कीर्ति सिंह के दरबार में रहकर यानी कि उनकी प्रशंसा में कीर्ति लता लिखे, और शिव सिंह की प्रशंसा में कीर्ति पताका लिखे। या बताएंगे शिव सिंह की प्रशंसा में और एक कीर्ति सिंह की, और इन्हीं दोनों के क्या किस में रहते थे, दरबारी कवि यानी दरबार में रहते थे। तो बात समझ गए होंगे, एक कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं समझने में। ये अवहट्ट भाषा में, ध्यान देना, अवहट्ट भाषा जानते हैं ना, अवहट्ट बताइएगा, अवहट्ट का समय क्या से क्या है ये बताया गया पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। यहाँ देखिएगा अगली रचना मैथिली भाषा में, यानी मैथिली में समझिएगा, वो तो समझे मैथिली हमने बताया किसका एक उपभाषा, मतलब किसके बोली के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत। तो आप बताएंगे किस भाषा के किस उपभाषा के अंतर्गत, तो बिहारी, बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही, तो उसके अंतर्गत आ रही मैथिली। तो मैथिली में इन्होंने लिखा पदावली, बहुत चर्चित रचना है पदावली। इसी के आधार पर इनको उपाधि मिली है मैथिली कोकिल, यानी मैथिली कोकिल किस रचना के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे पदावली के आधार पर। अगली रचना है गोरक्ष विजय। ये देखिएगा, ये नाटक है गोरक्ष विजय। जो गद्य लिखा गया वो संस्कृत भाषा में, जो पद्य लिखा है वो मैथिली भाषा में, यानी मैथिली में, और जो गद्य है वो संस्कृत में। बात समझ गए होंगे। आइए विद्यापति के बारे में और हम लोग ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं विद्यापति को रहस्यवादी, भक्त और श्रृंगारी कौन कौन लोग मानते हैं, मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। देखिएगा रहस्यवादी कौन कौन मान रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को क्या मानते हैं, ध्यान देना है, रहस्यवादी है ना, तो ये समझिएगा रहस्यवादी है लिखा गया। तो रहस्यवादी का मतलब समझ रहे होंगे, रहस्यवाद किसे कहते हैं आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो सबसे पहले रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, क्लियर। नेक्स्ट अगले देखा जाए कौन कौन मानते हैं, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त,
यानी जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। जानते हैं कि नहीं आप लोग? याद रखिएगा, जनार्दन किसका पर्याय अगर पूछा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानते होंगे ही। इनकी इतिहास भी बताया गया आपको, टेट में कई बार पूछा गया है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो ध्यान देना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त, ये क्या मानते हैं? रहस्यवादी मानते हैं। किसको रहस्यवादी माने हैं? विद्यापति को। आगे भक्त कौन कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय, नाम सुने होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी जानते होंगे, श्याम सुंदर दास के बारे में भी जानते होंगे, बाबू ब्रजनंदन सहाय के बारे में हो सकता ना जानते हो कुछ लोग। ये क्या मानते हैं? भक्त मानते हैं। और श्रृंगारी देखिएगा कौन कौन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आपसे पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारी। राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए तीन शुरुआत राम राम से हो गई, तो राम राम राम, समझ गए होंगे, राम राम राम। फिर देखिए सुभद्रा झा, सुभद्रा कुमारी चौहान मत समझ लीजिएगा। फिर हर प्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? पंचदेवोपासक, यानी पंच देवोपासक, यानी 5 देवों की उपासक ना, बस समझ गए होंगे। ध्यान देना, निराला क्या कहते हैं इनके बारे में? किसके? विद्यापति की रचना जो है निराला ने, यानी निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी निराला से मतलब यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें मुक्तक छंद का हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है, ने पदावली के, यानी पदावली जो है, पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को, यानी श्रृंगारिक जो पद हैं उसकी मादकता को इन्होंने नागिन की लहर कहा है। यानी नागिन की जो लहर होती है, नागिन की लहर जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं, यही मानते हैं। आगे देखिए, कोटेशन है, कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, अब गीत गोविंद जानते होंगे किसकी रचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यानी विद्यापति के संदर्भ में इतनी ही बातें। आइए और हम देखते हैं लौकिक साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन। आइए और देखते हैं हम लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में रचना देखा जाए, ढोला मारू रा दूहा, बहुत चर्चित रचना है, कौन लोग जानते थे? ढोला मारू रा दूहा। देखिए ढेला मारू ना समझिएगा, क्या समझना है? ढोला मारू रा दूहा, ढेला ना समझेंगे ना। अब यहाँ ढोला नायक है और मारू से मारवाड़ी समझना है, मारवाड़ी, मारवाड़ी भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो नायिका है। रा दूहा, यह मूलतः दोहा छंद में रचित है, इसलिए दोहा शब्द इस्तेमाल समझिएगा। इसके रचनाकार कल्लोल कवि हैं। कौन है? कल्लोल कवि, बस समझ गए होंगे। अब देखिएगा, यह 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध प्रेम काव्य है, 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। अब इसमें देखिए ढोला मारू रा दूहा में क्या स्टोरी है, क्या कहानी, इसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिएगा, इसमें कहा जाता है कि जो पूगल है इसमें अकाल पड़ता है, पूगल में, और पूगल के जो राजा थे कौन है? पिंगल, वो अपनी पत्नी सहित चले आते हैं यहाँ कछवाहा के वंश राजा नल के। उस समय बताया जाता है जो नल का पुत्र है उसकी उम्र, यानी जो ढोला है उसकी उम्र 3 वर्ष है। 3 वर्ष के थे कौन? ढोला। ध्यान देना है, ढोला समझना है, कुछ और नहीं समझना है आप लोगों को, समझ गए ना? वो 3 वर्ष के हैं। अब ध्यान देना है, अब ये गए हैं, अकाल कहाँ पड़ा है? पूगल में, पूगल में अकाल पड़ गया है और वो चले गए हैं नल के यहाँ। कौन? राजा पिंगल, यानी जो पूगल के राजा पिंगल हैं, पिंगल, वो कहाँ चले गए? राजा नल के यहाँ, वहाँ गए हैं। अब जब वहाँ गए तो उन्होंने, जो इनकी पत्नी है पिंगल की, वो राजा नल के पुत्र ढोला को देखी, उन पर रीझ गई, यानी प्रसन्न हुई, खुश हुई, और अपनी कन्या मारवड़ी का उसे विवाह कर दिया। और उस समय मारवाड़ी की उम्र जो थी 1.5 साल थी, 1 सही 1/2 वर्ष समझिए। समझ गए होंगे कौन सा विवाह हुआ था, यानी 3 साल का दूल्हे राजा थे और 1.5 साल की दुल्हन, बात समझ गए? 1.5 दूना 3 ना। तो अब समझिएगा, 1.5 साल की कन्या कौन है? मारवाड़ी है, और 3 साल का बालक किसे कहा जाता है? यानी
ढोला को। इनका विवाह हो गया। अब जब अकाल समाप्त हुआ तो जो पूगल के राजा पिंगल हैं वो चले आए भाई अपने यहाँ। इसी बीच में जब ये ढोला बड़ा हो जाता है तो उसको तो याद कुछ है नहीं, ढोला भूल गया है। अब भाई 3 साल का बालक है, कितना उसको याद बातें हैं, और काफ़ी समय बीत गया है। और बताया जाता है, लेकिन जो मारवाड़ी है उसको पहले से बताया तुम्हारा पति जो है वो ढोला है। अब वो मन में बैठा कर बैठी है, लेकिन जब बड़ा ढोला होता तो उसका विवाह मालवड़ी से हो जाता है। अब ध्यान देना, एक मारवड़ी, देखिए वड़ी वड़ी दोनों में है, और यहाँ मार है, यहाँ माल शब्द है, मारवड़ी और मालवड़ी। तो जो मालवड़ी है ये जब ढोला बड़ा हो जाता है तब शादी उससे होती। अब क्या है, जब उसको पता जल्दी बड़ी हो जाती है, जब ये कुछ ढोला का पता नहीं चलता तो संदेशा भेजती है ढाड़ियों के माध्यम से। उस समय ढाड़ी हुआ करते थे, ढाड़ियों के माध्यम से संदेशा भेजती है। लेकिन मारवाड़ी जो है ये संदेशा ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया करती। इसे आप समझ गए होंगे, शौतिया डा, बस समझ गए होंगे थोड़ी बहुत बातें। बताया जाता है काफी समय बाद मारवाड़ी का जो पत्र होता है वो ढोला तक पहुंचता है, और अंत में दोनों का मिलन का वर्णन दिखाया गया है इस काव्य रचना में। तो बात समझ गए, यही रचना है ढोला मारू रा दूहा। स्टोरी समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे देखा जाए, अगली रचना देखा जाए वसंत विलास। देखिएगा ये 13वीं शताब्दी में रचित है, यानी इसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई। ध्यान देना है, और इसको हमने बताया मूलतः देखिए दोहा में लिखा गया है, इसको हमने बता दिया, आप नोट कर सकते हैं। यह 84 दोहों में रचित है, यानी 84 दोहों में कौन रचित है, वसंत विलास। लेकिन ये दोहा में, ये भी दोहा में श्रृंगारिक काव्य है ये भी। तो यहाँ तो बता रहे हैं प्रेम काव्य श्रृंगारिक तो हो ही गया वैसे ही। ध्यान देना, इसमें वसंत यानी वसंत समझ गए, और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन दिखाया गया है। ध्यान देना, इसका जो संपादन, प्रथम संपादन करता आपसे पूछा जाए तो केशव लाल हर्षद मतलब हर्षाद राय है। कौन है, केशव लाल हर्षाद राय। तो बात समझ गए होंगे। अब इनको कहीं कहीं केशव लाल हर्षाद राय ध्रुव कहा गया है, यानी कहीं कहीं ध्रुव भी वर्णन यहाँ मिल जाता है, ध्रुव। तो आप समझिएगा केशव लाल हर्षाद राय ध्रुव मतलब इसी नाम में जुड़ा हुआ शब्द है। तो आज लौकिक साहित्य आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे ना। तो लौकिक साहित्य कैसा लगा आप लोगों ने, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, विद्यापति के बारे में पढ़ा, जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं, और वो किसके शासनकाल में ये राजाओं से संबंधित बातें। फिर देखें चर्चित रचनाओं में ढोला मारूरा दूहा देखें आप लोग, फिर देखें आप लोगों ने वसंत विलास देखे रचना, ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। तो आज इतना ही, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।